फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑडिटरी न्यूरोपैथी के बारे में। ऑडिटरी न्यूरोपैथी क्या होता है, इसे कैसे, इसके कारण क्या हैं, इसे कैसे हम डायग्नोज करते हैं और इसके बाद इसकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। तो ऑडिटरी न्यूरोपैथी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें सुनने की दिक्कत हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। लेकिन इसमें जो मेन दिक्कत होती है वो ये होती है कि लोगों को नॉइजी कंडीशंस में स्पीच को समझने में, वाक और भाषा को समझने में कठिनाई होती है। हो सकता है कि वो लोग जो क्वाइट कंडीशंस हैं, लाइक शांत वातावरण है, वहां पे बातचीत करने में परेशानी ना हो, लेकिन नॉइजी कंडीशंस जैसे कि क्राउडेड एरिया हो गए या बस स्टॉप हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए या फोन पे, तो ऐसे कंडीशंस में बात करने में परेशानी हो सकती है। ऐसा देखा गया है ऑडिटरी न्यूरोपैथी के पेशेंट्स में। तो एक्चुअली होता क्या है इसमें, तो इसमें एक्चुअली टिल आउटर हेयर सेल तक सब कुछ नॉर्मल होता है। प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है वो आउटर हेयर सेल्स के बाद होती है, और इसे अगर आसान भाषा में बोला जाए तो कॉक्लिया तक कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कॉक्लिया तक सब कुछ सही होता है। कॉक्लिया के बाद, जिसे हम रेट्रोकॉक्लियर भाग बोलते हैं, प्रॉब्लम वहां होती है, जो कि ऑडिटरी नर्व से स्टार्ट होता है और आगे आपको पता है कि सीएनएस लिम्फ का है हमारा पाथवे, वहां तक जाता है। तो ऐसे कंडीशंस में होता ये है कि जैसे कि हमारी जो नर्व की जो फायरिंग्स होती है ये सिंक्रोनस होना चाहिए। सिंक्रोनस का मतलब होता है कि सारे नर्व एक साथ फायरिंग होनी चाहिए। लेकिन ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि जो नर्व की जो फायरिंग है उसकी जो सिंक्रोनोसिटी है वो डिसरप्ट हो जाती है। वो एक साथ फायर नहीं करते हैं, वो अलग अलग टाइम पे फायर करते हैं, जिसके कारण जो मैसेज है वो कॉक्लिया से ब्रेन तक नहीं पहुंच पाती है और लोगों को समझने में कठिनाई होती है। तो इसके लिए ऑडियोलॉजिस्ट बहुत सारे टेस्ट करते हैं और बहुत सारे टेस्ट करने के बाद ही एक फाइंडिंग्स पे पहुंचते हैं, डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि इस पेशेंट को ऑडिटरी न्यूरोपैथी है या नहीं है। तो ऑडियोलॉजिस्ट इसमें कौन कौन से टेस्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ऑडियोलॉजिस्ट इसमें प्योर टोन ऑडियोमेट्री करते हैं, रिफ्लेक्सोमेट्री करते हैं, अगर चाहे तो टिम्पैनोमेट्री भी कर सकते हैं। ऑटो अकॉस्टिक एमिशन टेस्ट बहुत अनिवार्य है। उसके बाद ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, और अगर आपके पास सुविधा है तो आप कॉर्टिकल ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल्स भी कर सकते हैं। ये सारे टेस्ट करने के बाद इन सारे टेस्ट की जो फाइंडिंग्स होगी उस फाइंडिंग्स को देख के आप डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बात किया प्योर टोन ऑडियोमेट्री, इसमें हम प्योर टोन ऑडियोमेट्री लाइक प्योर टोन एवरेज को कोरिलेट करते हैं स्पीच ऑडियोमेट्री के साथ। जैसे कि इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को अगर आपको डायग्नोस करना है, अगर आपको डायग्नोसिस देनी है ऑडिटरी न्यूरोपैथी की, तो इसके लिए आपको स्पीच ऑडियोमेट्री करना भी जरूरी है। स्पीच ऑडियोमेट्री में आप एसआरटी कर सकते हैं, जिसे हम स्पीच रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड बोलते हैं। स्पीच आइडेंटिफिकेशन स्कोर आप कर सकते हैं। अभी क्या है कि अब प्योर टोन एवरेज जो आपकी आई है, अगर आप प्योर टोन एवरेज की फाइंडिंग को कोरिलेट करेंगे आप अपने स्पीच आइडेंटिफिकेशन स्कोर के साथ, तो आप पाएंगे कि इन पेशेंट्स में ये जो कोरिलेशन है वो काफी पुअर होता है, इनके बीच एक अच्छा कोरिलेशन नहीं होता है। अगर आप प्योर टोन एवरेज के फाइंडिंग को कोरिलेट करेंगे एसआरटी के साथ, जिसे आप स्पीच रिकॉग्निशन थ्रेशोल्ड बोलते हैं, वहां भी इसकी कोरिलेशन अच्छी नहीं होगी। क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्योर टोन एवरेज जब हम करते हैं तो हम प्योर टोन्स देते हैं जो कि बहुत इजी होता है डिटेक्ट करना, लेकिन जब आप एसआरटी करते हैं तो वहां पे आप स्पीच स्टिमुलस देते हैं। तो जो ऑडिटरी न्यूरोपैथी के पेशेंट्स होते हैं उन्हें स्पीच अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज होती है, जिस कारण उनका स्कोर पुअर आ जाता है, जिसके कारण आपको एक अच्छा कोरिलेशन देखने को नहीं मिलेगा। दूसरी बात, इन पेशेंट्स में अगर आप ऑटो अकॉस्टिक एमिशंस करते हैं या आप ट्रांजिएंट इवोक्ड ऑटो अकॉस्टिक एमिशन कर सकते हैं, तो आपको नॉर्मल ट्रांजिएंट इवोक्ड ऑटो अकॉस्टिक एमिशन मिलेगा, नॉर्मल ओई मिलेगा। कुछ पेशेंट्स में
रोबस्ट ओएई भी देखा गया है। तो इसका मतलब है कि ओई प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि टिल कॉक्लिया एवरीथिंग इज फाइन। अगर आपका ऑटोकॉस्टिक इमिशन प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि आउटर हेयर सेल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है, और आउटर हेयर सेल्स बहुत अच्छा काम कर रहा है मींस योर कॉक्लिया इज फाइन। तो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है ऑडिटरी नर्व से। तो आप जब इन पेशेंट्स में एबीआर करेंगे, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, तो आपका हो सकता है कि एबीआर कंप्लीट एब्सेंट हो, या अगर प्रेजेंट है तो जो फिफ्थ पीक है उसकी जो एम्पलीट्यूड है वो काफी कम होगी, मॉर्फोलॉजी काफी पुअर होगा। तो यहां पे आप एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फाइंडिंग देख रहे हैं कि ओई प्रेजेंट है, कुछ पेशेंट्स में ओई रोबस्ट होता है, मतलब बहुत ज्यादा है, और एबीआर आपका एब्सेंट है। तो ये बहुत ही एक पिक्यूलियर फीचर है ऑडिटरी न्यूरोपैथी की। अगर आपको सिवियरिटी ऑफ ऑडिटरी न्यूरोपैथी पता करना है कि ऑडिटरी न्यूरोपैथी की सिवियरिटी क्या है, कितना ज्यादा है ये, इसके लिए आप एलएलआर भी कर सकते हैं, जिसे हम कॉर्टिकल ऑडिटरी इवोक्ड पोटेंशियल्स भी बोलते हैं। तो एलएलआर अगर प्रेजेंट होता है इन पेशेंट्स में, तो इसका मतलब है कि सिवियरिटी ऑफ ऑडिटरी न्यूरोपैथी कम है, और अगर एलएलआर भी एब्सेंट है, इसका मतलब है कि सिवियरिटी ऑफ ऑडिटरी न्यूरोपैथी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए ये बहुत मैंडेटरी है कि जो भी बच्चे जन्म लेते हैं, हम उनका जन्म के समय ही उनका ओई करके देखें और एबीआर करके देखें कि उस बच्चे को ऐसा तो नहीं ऑडिटरी न्यूरोपैथी। इसके बहुत सारे बच्चे हाई रिस्क पे होते हैं। हाई रिस्क कहने का मतलब कि या तो प्री मैच्योर डिलीवरी है, या जन्म के बाद बच्चा बच्चा रोया नहीं, या बच्चा जो है उसे जन्म लेते ही जॉन्डिस हो गया, या प्रेगनेंसी के दौरान माँ को काफी कुछ इन्फेक्शन रहा है, या बच्चे को मम्प्स हुआ है, या और किसी तरह की न्यूरोलॉजिकल इश्यूज अगर आप बच्चे में देखते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में अगर बच्चा हाई रिस्क है, तो ऐसे कंडीशंस में आप ऑटोकॉस्टिक एमिशंस के साथ साथ आप एबीआर भी करवाएं अपने बच्चे की, जिसे हम आम भाषा में बेरा टेस्ट बोलते हैं। तो ये दोनों टेस्ट जरूरी है अगर बच्चा हाई रिस्क पे है तो अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। क्या ट्रीटमेंट हो सकता है ऑडिटरी न्यूरोपैथी का? तो यूजुअली ट्रीटमेंट में या तो आप अपने पेशेंट को, या तो आप अपने, या अगर आप पेरेंट्स हैं तो या तो आप अपने बच्चे को एक अच्छा हियरिंग एड, डिजिटल हियरिंग एड, जो अच्छा कहने का मतलब कि जो सारे साउंड्स को कैच करे, वैसा हियरिंग एड आप अपने बच्चे को लगवा सकते हैं। दूसरा, कॉक्लियर इम्प्लांट की तरफ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे रिसेंट रिसर्च हैं उसमें यह देखा गया है कि जो बच्चे ऑडिटरी न्यूरोपैथी के हैं और उनकी कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी हुई है, उनकी बहुत अच्छी स्पीच एंड लैंग्वेज की डेवलपमेंट देखी गई है। तीसरा जो इसका ऑप्शन है वो है एफएम सिस्टम। आप अपने बच्चे को एफएम सिस्टम भी उपलब्ध करवा सकते हैं। जैसे कि अगर बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ऑडिटरी न्यूरोपैथी में ये कोई जरूरी नहीं है कि हियरिंग लॉस हो, हियरिंग नॉर्मल भी हो सकती है, या माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर हियरिंग लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशंस में अगर आपके बच्चे की हियरिंग नॉर्मल है, तो आप पर्सनल एफएम सिस्टम के लिए भी जा सकते हैं। पर्सनल एफएम सिस्टम से जो सिग्नल टू नॉइज रेशियो है वो इंप्रूव करता है, और बच्चे को सुनने में आसानी होती है। अब हम बात करेंगे इसकी। तो इसकी प्रेवलेंस जो देखी गई है रिसर्च के अनुसार, वो 1 to 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ हियरिंग इंपेयरमेंट। पूरे हियरिंग इंपेयरमेंट, जो हियरिंग इंपेयरमेंट की जो पॉपुलेशन है उसमें 1 से 10%, हालांकि ये डेटा काफी एक वाइड है, लेकिन 1 से 10% बच्चों में ऑडिटरी न्यूरोपैथी देखी गई है। हियरिंग नॉट इन द not in the normal population of the overall, in the population of hearing impairment की जो population है उसमें 1 से 10% बच्चों को ऑडिटरी न्यूरोपैथी देखी गई है। ऑडिटरी न्यूरोपैथी को सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था ए स्टार के द्वारा 1996 में। उन्होंने एक रिसर्च किया था और उन्होंने पाया था, और बाद में इसका नाम ऑडिटरी न्यूरोपैथी रखा गया। इसे ऑडिटरी न्यूरोपैथी स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो मुझे लगता है कि आज के इस
वीडियो से आपको ऑडिटरी न्यूरोपैथी के बारे में जानकारी हुई होगी। अगर आप ऑडियोलॉजिस्ट हैं या अगर आप पेरेंट्स हैं, दोनों कंडीशंस में आप अपने अभी आपके पास एक अच्छा जानकारी है कि क्या कर सकते हैं नेक्स्ट, तो तुरंत आप अपने ऑडियोलॉजिस्ट से मिलिए और अपने बच्चों की सारी इन्वेस्टिगेशंस करवा के और ट्रीटमेंट जरूर करवाइए, ताकि बच्चा एक अच्छा लाइफ स्टाइल बाद में जी सके। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।